चलिए जी, हमारा चैप्टर चल रहा है एफएम में लीवरेजेस, और हमारा लास्ट क्लास में टुवर्ड्स द एंड हमने टॉपिक स्टार्ट कर दिया था फाइनेंशियल लीवरेज का ना। फाइनेंशियल लीवरेज का मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला लिखवा दिया है। आर वी एक्सपेक्टिंग मोर पीपल हियर? नहीं है। नीलम दरवाजा नहीं कर। चलिए, अब क्या हमने कोई क्वेश्चन किया था फाइनेंशियल लीवरेज का? एग्जाम्पल डिस्कस किया था। एक काम करते हैं, पहले हम ना वो एनालिसिस कंप्लीट कर लेते हैं। इट इज सिमिलर टू एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। टी वाला फॉर्मूला रिपीट करना है फाइनेंशियल लीवरेज का। देखिए, फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला था ईबीआईटी अपॉन ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड का प्री टैक्स बर्डन। अब यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला ऐसे सेट क्यों किया है? सोचिए सोचिए, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड हमारे इनकम स्टेटमेंट में ना हो तो ये फॉर्मूला कंसाइज रहकर कितना बन जाएगा? ईबीटी ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, बात ही खत्म हो गई। और ईबीआईटी और ईबीटी, सेटल डाउन फास्ट प्लीज। ईबीआईटी और ईबीटी का डिफरेंस क्या डिनोट करता है? दोनों में डिफरेंस किस बात का होता है? इनकम स्टेटमेंट देख लो चाहे, इंटरेस्ट का। और ये तो हो गया कि दोनों को देखकर इंटरेस्ट का कंपैरिजन हो जाता है। व्हाट इफ, ये क्या चल रहा है? वो उधर हो गया, all settled? Yes. What if now I bring into picture preference dividend also? Now preference dividend also poses a risk. क्या रिस्क पोज करता है वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए? बताओ कि अगर कल को ईएटी कम हो गया बट स्टिल इट इज सफिशिएंट टू पे ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, तो प्रेफरेंस डिविडेंड तो देना पड़ेगा। बट ईपीएस कम हो जाता है, इक्विटी वालों की अर्निंग्स कम हो जाती है, ये रिस्क है जी। बट अगर कल को ईएटी बढ़ चढ़ रहा है, इंक्रीज करी जा रहा है, अब प्रेफरेंस डिविडेंड की अमाउंट तो फिक्स्ड है, तो जो बढ़ चढ़ के बचेगा किसके लिए बचेगा? इक्विटी के लिए बचेगा। तो यही तो लीवरेज की बात भी आ गई। नाउ आई कैन नॉट मेक द फॉर्मूला टू बी ईबीआईटी अपॉन अर्निंग्स फॉर इक्विटी कर दो, ईबीआईटी अपॉन अर्निंग्स फॉर इक्विटी कर दो, क्योंकि ईबीआईटी से लेकर अर्निंग्स फॉर इक्विटी की कहानी में इंटरेस्ट भी आ जाता है और प्रेफरेंस डिविडेंड भी आ जाता है। इट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू। व्हाई इज इट अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू? बिकॉज ईबीआईटी है एक प्री टैक्स फिगर, और अर्निंग्स फॉर इक्विटी तक पहुंचते पहुंचते, चलो मैंने बोल दिया इंटरेस्ट भी कंसीडर हो गया, प्रेफरेंस डिविडेंड भी कंसीडर हो गया, बट उस चक्कर में हम एक पोस्ट टैक्स फिगर पर आ गए। तो हमको कुछ ना कुछ और वे आउट निकालना पड़ेगा जिससे हम प्री टैक्स फिगर पर ही रहें। अच्छा, अब प्री टैक्स पर रहने के लिए मैं अपने इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट ना इधर रिप्रोड्यूस कर रही हूँ। ये ईबीआईटी है, इसमें से इंटरेस्ट माइनस होता है जी, और इंटरेस्ट माइनस करके क्या होता है? ईबीटी। ईबीटी में से टैक्स माइनस करते हैं तो ईएटी आता है, और ईएटी में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं तो अर्निंग्स फॉर इक्विटी आता है। माय पॉइंट इज, मेरे को ये भी कैलकुलेशन में करवाना है, ये भी कैलकुलेशन में करवाना है। एक काम करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड वैसे तो पॉसिबल नहीं है टैक्स से पहले देना, बट मैं आपसे कॉन्सेप्ट पूछ रही हूँ कि प्रेफरेंस डिविडेंड कितना बर्डन डालेगा टैक्स से पहले वाली फिगर पर, ईबीटी पर ये कितना बर्डन डाल रहा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए हमने प्रेफरेंस डिविडेंड पे ऑफ करना है 16,000 का, और टैक्स रेट चल रहा है 20%। मतलब ऑलरेडी क्या मैं बोल सकती हूँ जो ईबीटी बचता है सारा इक्विटी के नाम का बचता है? नो, प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए कुछ साइड में करना पड़ेगा। कितना साइड में सेट करना पड़ेगा? गोइंग बाय दिस फिगर 20,000। आपने वो 20,000 कैसे निकाला? 16,000 वन माइनस टैक्स रेट, तो ये 20,000 की फिगर आ गई। हम बोल रहे हैं ईबीटी में से ही ऑलरेडी प्रेफरेंस डिविडेंड का बर्डन कितना क्रिएट हो गया है? 20,000। तो अब कैन आई से कि जब मैं ईबीआईटी को न्यूमरेटर में रख रही हूं और डिनोमिनेटर में मैंने ये चीज लिखी कि ईबीटी में से प्रेफरेंस डिविडेंड का प्री टैक्स बर्डन, तो कहना है अब इस कैलकुलेशन में इंटरेस्ट का बर्डन भी देख लिया गया है और प्रेफरेंस डिविडेंड का भी देख लिया गया है, और प्री टैक्स बेसिस पर ही देख लिया गया है। प्रेफरेंस डिविडेंड को प्री टैक्स करना मतलब उसको डिवाइड कर देना 1 माइनस टी ब्रैकेट से। क्लियर है जी? मेधावी बताइए, क्लियर है आपको ये? यस मैम। चलिए,
अब लेट्स कंप्लीट दी नोट्स। नो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, मतलब ना इंटरेस्ट है ना प्रेफरेंस डिविडेंड है, उस केस में फाइनेंशियल लीवरेज का आंसर आएगा 1, एग्जैक्ट 1। इस केस में हम बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी। फिर लोअर फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट का मतलब लोअर फाइनेंशियल लीवरेज, ऑब्वियसली मेजर ये लोअर आएगा, प्रोबेबली 1 पॉइंट समथिंग और 2 पॉइंट समथिंग। और अगर हायर फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट है तो हायर रिस्क है, मतलब हायर फाइनेंशियल लीवरेज है। अब देखिए, हायर फाइनेंशियल लीवरेज इंप्लाइज हायर फाइनेंशियल ब्रेक। मैं क्यों लिखवाऊंगी हायर फाइनेंशियल कॉस्ट यहाँ पे, ये ऊपर डिस्कस कर तो चुकी है। लो कॉस्ट मींस लो फाइनेंशियल लीवरेज, में उल्टा यहाँ पे क्यों लिखवाऊंगी, इंग्लिश की क्लास थोड़ी ना चल रही है ये आपको अभी फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब समझाती है। हाँ जी। अब देखिए, जो आपने अभी तक ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ा हुआ है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग में बेसिकली पढ़ते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, वो होता है ऑपरेटिंग लेवल का ब्रेक इवन पॉइंट। बेसिकली हम बोलते हैं आउटपुट कितना सेल किया जाए जिससे ईबीआईटी जीरो आता है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट को हम ईबीआईटी बोलते हैं। बट एक वर्ड होता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, जिसकी बेशक आप नीचे कहीं डेफिनेशन लिख सकते हैं। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब वो ईबीआईटी, हिंदी में लिखो बेशक, वो ईबीआईटी जिस पर ईपीएस जीरो होता है, वो ईबीआईटी जिस पर ईपीएस जीरो होता है, ये होता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। कहने का मतलब ईबीआईटी कुछ आ रहा है, ठीक है, बट इक्विटी शेयर होल्डर ये सोचेगा इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन भी मीट करनी है, प्रेफरेंस डिविडेंड भी मीट करना है, मुझे कब बचना शुरू होगा, ईबीआईटी कितना है कि मेरे को कब बचना शुरू होगा, तो हम उस ईबीआईटी को बोलते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, जिस पर ईपीएस बिल्कुल एग्जैक्टली निल होगा। इफ एक्चुअल ईबीआईटी क्रॉसेस दिस पॉइंट, मतलब अब जो बचेगा इक्विटी वालों के लिए थोड़ा थोड़ा बचना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। और इसका फॉर्मूला, वैसे तो ये नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है जी, बट स्टिल इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। इट इज इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड का प्री टैक्स बर्डन। इसका मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया। हायर द लीवरेज, नहीं ऐसा नहीं होता, ईपीएस भी जीरो ही आएगी, बिकॉज अगर ईबीआईटी बहुत अच्छा चल रहा है फिर ईपीएस भी बढ़ चढ़ के ही इंक्रीज होगा। ईबीआईटी, दैट ईबीआईटी एट व्हिच ईपीएस इज निल, मतलब जीरो भी है क्या, इक्विटी के लिए कुछ बचाएंगे, इक्विटी के लिए कुछ बचाएंगे। हाँ जी, ओनली इंटरेस्ट कवर हो रहा है, ओनली प्रेफरेंस डिविडेंड कवर हो रहा है। अब मान लीजिए इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन फिक्स है हमारी 20,000 पे, और प्रेफरेंस डिविडेंड जो है हमको 14,000 का पे करना है, एंड टैक्स रेट इज 30%। तो एक तरीके से फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ रहा है, चेक करना बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। 40,000 आ रहा है, मतलब अगर ईबीआईटी 40,000 है, इससे इंटरेस्ट ही कवर होता है। चेक करो, इनकम स्टेटमेंट बनाई, 20,000 निकाल दिया, ईबीटी कितना बच रहा है, 20,000। ईबीटी में से टैक्स दे दो 30% के हिसाब से, ईएटी कितना बचता है, 14,000। ये ईएटी इतना ही सफिशिएंट है कि प्रेफरेंस डिविडेंड ही 14,000 का हम पे कर सके। अर्निंग्स फॉर इक्विटी एग्जैक्ट निल बचती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हाँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड, बिल्कुल ठीक है, ऐसे भी है, वही कंडीशन आ गई। तो हमको चाहिए ईबीटी, मेरे को ये नहीं पता करना पैट कितना हो जिससे ईपीएस ने लाए, मुझे चाहिए ईबीआईटी कितना हो जिससे ईपीएस ने लाए। इस ईबीआईटी को बोला जाता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट।
दैट EBIT एट विच EPS इज 0। ठीक हो गया जी। अब जो हमने टेबल में लिखा, टेबल की तरफ चलिए। अगर कंपनी ने हायर इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन ली हुई है, मतलब हायर फाइनेंशियल लीवरेज है और हायर इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन है, तो फिर ब्रेक इवन भी लेट ही आएगा, इक्विटी वालों के लिए थोड़ा बाद में बचना शुरू होगा। बट अगर कंपनी ने इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड का बर्डन कम से कम लिया हुआ है तो लोअर फाइनेंशियल लीवरेज है, बट इसका ये मतलब भी है कि ब्रेक इवन जल्दी आ जाएगा इक्विटी वालों का, मतलब उनके लिए ईपीएस बचना जल्दी शुरू होगा। ठीक हो गया जी। ओके। अब इफ फाइनेंशियल लीवरेज इज मोर देन 1, इसका मतलब लिखिए, ये पॉजिटिव मतलब होता है इसका, ये कि ये फाइनेंशियल लीवरेज एक पॉजिटिव फिगर आ रही है। दैट मीन्स ऑपरेटिंग अबव, सॉरी उल्टा लिख दिया, अरे यार, पॉजिटिव इधर, पॉजिटिव, दैट मीन्स operations are above financial break even point, operating above financial break even point, leading to positive EPS, leading to positive EPS। ठीक है। और अगर फाइनेंशियल लीवरेज लेस देन 1 है, लेस देन 1 मतलब नेगेटिव ही जाएगी। अगेन यहां पर भी वो बात है, दिस नंबर इज नेवर पॉसिबल बिटवीन 0 to 0.99, वो पॉसिबल ही नहीं होता, जस्ट लाइक ऑपरेटिंग लीवरेज। इसका ये मतलब रहेगा दैट वी आर ऑपरेटिंग बिलो financial break even point, leading to negative EPS। ठीक है। और एक केस है कि जब EBT 0 आता है, मतलब ऑपरेटिंग एग्जैक्ट ब्रेक इवन पॉइंट पर, लिखे यहाँ पर ऑपरेटिंग एट एग्जैक्ट ब्रेक इवन पॉइंट, इफ EBT is 0, ऑपरेटिंग एट break even point, financial break even point, and in such a case financial leverage is undefined, such a case financial leverage is undefined। ये मैं आपको तीनों केसेस बता देती हूँ। चलिए, मैं ना मान के चल रही हूँ प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो कैन आई से फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला सिंप्लीफाई होके क्या रह जाता है, EBIT अपॉन EBT। तो मैं EBIT अपॉन EBT को लेकर कुछ आपको केसेस बता देती हूँ, आपने लिखना नहीं है, सिर्फ बात को समझना है। मान लीजिए इंटरेस्ट इज 8000, EBIT इज सफिशिएंट एनफ टू कवर इट, EBT कितना आ गया 4000, व्हाट इज फाइनेंशियल लीवरेज का मेजर, 3 टाइम्स। एंड इफ फाइनेंशियल लीवरेज का मेजर आ गया और इसको मैं एसोसिएट करूं, वेदर आर वी ऑपरेटिंग एट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट और अबव इट और बिलो इट, अबव फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ से टैक्स कट जाना है, बट स्टिल इक्विटी वालों के लिए कुछ बचना है, दैट मींस हम फाइनेंशियल ब्रेक इवन के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, व्हाट इफ इंटरेस्ट इज स्टिल 8000 बट EBIT ही 6000 है, तो EBT कितना आ गया -2000, इन सच केस फाइनेंशियल लीवरेज विल बी -3। तो अगर गिरती है 1 के नीचे तो सीधा नेगेटिव रेंज में जाएगी। ठीक है जी। इन सच अ केस कैन आई से इक्विटी वालों का EPS नेगेटिव में आ रहा है, दैट मींस वी आर ऑपरेटिंग बिलो ब्रेक इवन पॉइंट, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। And what if EBIT और इंटरेस्ट एग्जैक्टली सेम है, लीडिंग टू EBT 0? इसका मतलब है कि फाइनेंशियल लीवरेज तो अनडिफाइंड हो गई, बट अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट की बात करूं, EBT 0 है तो EAT भी 0 है, मतलब टैक्स ही माइनस होना है, प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह की तो कोई बात ही नहीं, इक्विटी वालों के लिए एग्जैक्ट 0 ही बच रहा है। तो यही तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट की डेफिनेशन होती है। ठीक है जी, वो तीनों केसेस क्लियर हो गए सभी को। अच्छा, लास्ट केस, हाई फाइनेंशियल लीवरेज। मैंने आपको पिछली क्लास में लीवरेज का रिलेशनशिप बताया था विद बीटा। बीटा सिंपली क्या होता है, अ सेंसिटिविटी इंडेक्स ऑफ मार्केट मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी इन कंपैरिजन टू मार्केट मूवमेंट ऑफ पोर्टफोलियो, ऐसे। तो अगर एक कंपनी ने इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन ज्यादा ली हुई है, तो कैन आई से इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट इज अ रिस्की कंपनी। कल को EBIT हल्का सा भी गिर गया
तो ड्यू टू हाई इनकरेंस ऑफ इंटरेस्ट नाम की चीज, अल्टीमेटली रिस्क किसको होने वाला है? इक्विटी वालों को, कि अच्छा खासा पहले कहा पॉजिटिव में ईपीएस बचता होता था, पता चले अब वो नेगेटिव में चला जाए। ठीक है जी। तो जब इक्विटी वालों को ये रिस्क दिखाई देता है और मार्केट में एकदम से हिट आया कि ईबीआईटी हल्का सा ही गिर रहा है, तो ज्यादा मूवमेंट कौन से शेयर प्राइस की होगी? उस कंपनी के शेयर प्राइस की जिसने ज्यादा इंटरेस्ट टेकअप किया हुआ है। मतलब उस कंपनी की जब ज्यादा शेयर प्राइस मूवमेंट वॉलेटाइल है, मतलब उसका बीटा भी हाई है। सो कैन वी एसोसिएट हाई फाइनेंशियल लीवरेज विद हाई बीटा? क्योंकि रिस्क वाली बात है, ज्यादा रिस्क इनकर किया हुआ है फाइनेंशियल कॉस्ट का, मतलब शेयर प्राइस की मूवमेंट भी ज्यादा वॉलेटाइल रहेगी, ज्यादा फ्लक्चुएट करेगी। तो सिंपली लिखिए, हाई फाइनेंशियल रिस्क मीन हाई बीटा because a very small decline in EBIT may lead to high decline in EPS. हाँ जी, डन। बिल्कुल बिल्कुल वैसे। हाँ जी, डन। अच्छा, इफ आई आस्क यू, वो कौन सी लीवरेज है जो कि चेंज इन आउटपुट का इम्पैक्ट ऑन चेंजेस इन ईबीआईटी बताती है? कौन सी लीवरेज है? ऑपरेटिंग लीवरेज। और फाइनेंशियल लीवरेज चेंजेस इन, फॉर्मूला दूसरा परसेंटेज चेंज वाला कौन सा? चेंजेस इन ईबीआईटी का इम्पैक्ट बताएगी ऑन चेंजेस इन ईपीएस। तो फॉर्मूला क्या बना? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ये क्लैरिटी रखनी है। कई बार ना क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, दोनों लीवरेजेस वो पूछ लेगा और आपसे परसेंटेज चेंज वाली रिक्वायरमेंट पूछेगा, आपको पता होना चाहिए कौन सी लीवरेज कहाँ अप्लाई होगी। ठीक है, ये समरीज वगैरह भी मैं आपको कहीं ना कहीं लिखवा दूंगी। चलिए जी, एक ये टॉपिक है, ये आपका पेंडिंग रहेगा कुछ टाइम तक। बाय द वे, क्या नई कॉपी बनानी आपने स्टार्ट कर दिया या अभी भी रफ कॉपीज में चल रहे हैं? नई कॉपी। आपने नई कॉपी के बैक में जाना है और लिखना है पेंडिंग टॉपिक। लिस्ट बहुत लंबी बनेगी धीरे धीरे, और हम एक क्लास लगाते हैं पेंडिंग टॉपिक्स के बाद में। आपने पेंडिंग टॉपिक्स की एक लिस्ट मेंटेन करनी है और जब जब होते जाएंगे उनको स्ट्राइक ऑफ कर देना है। सबसे पहले लीवरेजेस चैप्टर में आपने सिर्फ इतना लिख देना है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नाम का एक टॉपिक है। ये फिलहाल सही पॉइंट नहीं है इसको समझाने का। एंड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 26 या 23 है, मैं चेक कर लेती हूँ फटाफट अभी। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 24 है। as far as I believe 24 है। 24 भी नहीं है, एक सेकंड। 21, 21st क्वेश्चन। ये पेंडिंग रहेंगे इस चैप्टर में से, लीवरेजेस चैप्टर से। 24 नहीं। ठीक है जी, चलिए कमिंग बैक नोट्स में वापस आइए। तो ये टॉपिक हमारा पेंडिंग है। आ जाइएगा अब पेज नंबर 4.9 पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, Delta Limited currently has an equity share capital of 10 lakh consisting of 1 lakh equity share of 10 each. Company is going through a major expansion plan requiring to use funds to the tune of 6 lakh. To finance the expansion, management has the following plans. Plan 1, issue 60,000 equity shares of 10 each. Plan 2, issue 40,000 equity shares of 10 each and balance through long-term borrowing at 12% per interest per annum. Plan 3, issue equity 30,000 equity shares of 10 each and 3,009% debentures of 100 each. And plan 4, issue 30,000 equity shares of 10 each and balance through 6% reference shares. तो देखिए ऑलरेडी फाइनेंस कितना चल रहा है,
10 लाख का सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल क्या हमारे पास इक्विटी है, बट नया पैसा लाना है, कितना नया पैसा लाना है, 6 लाख, और एक 6 लाख को रेज करने के 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। EBIT of the company is expected to be 4 lakh per annum. Assume corporate tax rate of 40%. Requirement में calculate EPS in each of the above plans and ascertain financial leverage in each of the plan. Requirement सभी को clear है जी? हमको पहले क्या काम करना पड़ेगा, इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। कहाँ से, EBIT से ही शुरू कर सकते हैं, राइट। बट बिफोर वी स्टार्ट विद दैट इनकम स्टेटमेंट, बड़ी हेल्प हो जाती है एक छोटी सी वर्किंग की। उस छोटी सी वर्किंग को हम फॉर फर्दर फ्यूचर चैप्टर्स ऑल्सो नाम देते हैं पैटर्न, पैटर्न ऑफ रेजिंग फाइनेंस, एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर इनकम स्टेटमेंट। जब भी नया पैसा लाने और नए पैसे लाने के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। चलिए, प्लान 1, 2, 3 एंड 4। अब इसमें पहले आप प्रॉपर डिटेल के साथ लिखेंगे कि पैसा कितना कितना आ रहा है। जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल से कितना पैसा हमने रेज करना है प्लान 1 में, और 6 लाख थ्रू इक्विटी ओनली। चलो प्लान 1 खत्म। प्लान 2 में 4 लाख आएगा इक्विटी से एंड बाकी का 12% बोरोइंग, कितना, 2 लाख, टोटल 6 लाख आना है ना। प्लान 3 में 3 लाख तो इक्विटी हो जाएगी और बाकी का 3 लाख 9% डिबेंचर्स। एंड प्लान 4 में 3 लाख तो इक्विटी है जी और बाकी का 6% प्रेफरेंस शेयर्स। तो जिससे कि हमारा टोटल 6 लाख हमको दिखाई दे रहा है। क्या क्या डिटेल है, अच्छा एक चीज यहीं पर पता कर लीजिए, इनकम स्टेटमेंट में ना हमें इंटरेस्ट माइनस करवाना है। सोचो क्या ऑलरेडी कोई इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन है कंपनी के पास, नो। और प्लान 1 में तो नई ऑब्लिगेशन भी नहीं आ रही है। वेरास प्लान 2 में 2 लाख पर 12% कितना हो गया इंटरेस्ट, 24,000। प्लान 3 में 3 लाख पर 9% यानी कि 27,000। और प्लान 4 में इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन तो नहीं है, वहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड है। प्रेफरेंस डिविडेंड ऑलरेडी तो कोई नहीं एग्जिस्ट करता, और नया सिर्फ और सिर्फ प्लान 4 में है, कितना, 3 लाख का 6%, 18,000। चलिए एक और लास्ट चीज, ईपीएस निकालना है ना, तो उसके डिनोमिनेटर में आता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कुछ है, 1 लाख है, और इस नए प्लान में तो 60,000, यानी कि टोटल कितना हो गया, 160। प्लान 2 में 140 हो जाएगा और प्लान 3 एंड 4 में 130 130। ठीक है जी, चलो अब हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। अब बहुत इजी हो जाएगी, आपके पास इंटरेस्ट सामने है, प्रेफरेंस डिविडेंड सामने है, बस फिगर्स फिल करनी है फॉर्मेट में, वेरी वेरी सिंपल। कितना आ रहा है, ईबीआईटी से शुरू करेंगे, 4 लाख है। लीजिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1,60,000 है पहले में, क्योंकि 1 लाख तो पहले से ही है और 60,000 नहीं ला रहे हैं। हाँ जी डन। चलिए
ईबीआईटी में से माइनस करना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहाँ कहाँ पर है? 24,000 इधर एंड 27,000 इधर। ये आपके पास आ गया ईबीटी। ईबीटी में से माइनस करेंगे टैक्स। टैक्स है 40%, तो ईएटी आ जाएगा। ईएटी में से माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, और प्रेफरेंस डिविडेंड हमें मालूम है किधर है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट में 18,000। आप लोग फिगर्स कंप्लीट कीजिए। ये आ रहा है हमारे पास अर्निंग्स फॉर इक्विटी, जिसको हमने डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। आपने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी पता किए हुए हैं, आपके पास आ जाएगा ईपीएस। कंप्लीट दी फॉर्मेट वट एवर दी न्यूमेरिकल फिगर्स आर। मेरे पास सिर्फ ईपीएस का आंसर है इस वक्त, मैं वही वेरीफाई करवा सकती हूँ। $1.61 1.5, ये 1.61 अगर 2 डेसिमल प्लेसेस पे बता रहे हैं तो 1.72 एंड 1.71। टेक योर ओन टाइमिंग कंप्लीटिंग द कैलकुलेशंस, कोई जल्दबाजी नहीं। और जिनके पास ईपीएस आ गया है, दे कैन अप्लाई फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला एंड कैलकुलेटेड फॉर ईच एंड एवरी प्लान। हाँ जी, डन। वो चेक कराना क्या? फाइनेंशियल लीवरेज बता देते हैं। पहले वाले की 1 ही आ रही है, उसकी फिर 1.06, 1.07 चलेगा, एंड 1.08। इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड वाली एडजस्टमेंट कर दी थी लास्ट वाले में, ठीक है जी। ओके, मैच कर रहे हैं। किसका? थर्ड की फाइनेंशियल लीवरेज नहीं आ रही, बता देते हैं। हाँ बता देते हैं, देखिए हमारे पास 4 लाख है ईबीआईटी, और ईबीटी कितना है इधर? ईबीटी थर्ड में 363 है ना शायद, 373, सॉरी 373। तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 373, प्रेफरेंस डिविडेंड तो थर्ड तक तो है ही नहीं है। चेक कीजिए ये कैलकुलेशन, और एक बार फोर्थ का भी देख ही लो। यहाँ पर 4 लाख है और उधर
कितना है हमारे पास? -18,000 डिवाइडेड बाय 0.6, ठीक है। कर लीजिए कंप्लीट। चलिए अब बच्चे ऐसे कितना रह गया? जिनका भी रह गया है आई वॉन्ट यू ऑल के आंसर नोट डाउन कर लीजिए, कैलकुलेशन तो हो जाएंगी आपके पास, मेन आंसर नोट डाउन कर लीजिए जिनके पास भी रह गया है। एंड क्वेश्चन अब पूछा नहीं है, बट व्हाट इफ आई आस्क यू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स इज टू बी सिलेक्टेड? कौन सा प्लान? फर्स्ट वाला, क्यों? थर्ड वाला क्यों? हम यहाँ पर रिस्क को देखकर नहीं कह रहे हैं कि किसमें रिस्क कम है ज्यादा है, अल्टीमेटली वो रिस्क लेकर रिटर्न कितनी ज्यादा बड़ी आ रही है, इधर आ रही है। और बाय द वे ये रिस्क फिगर्स कोई बहुत ज्यादा हाई रिस्क नहीं है, मॉडरेट ही है। तो हम कह रहे हैं मॉडरेट सा रिस्क लेकर हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न किधर आ रही है? थर्ड प्लान में आ रही है। तो थर्ड प्लान विल बी सिलेक्टेड जहां पे भी ईपीएस हाईएस्ट है। ठीक है जी, डन। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए सभी लोग प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, you are given two financial plans of a company which has two financial situations. Detailed information are as under. Installed capacity है 10,000, actual production of sales है 60% of installed capacity, यानी कि actual output कितना है? 6,000। तो इनकम स्टेटमेंट बनेगी तो 6,000 की बनेगी। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे दिया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे दिया। फिक्स कॉस्ट सिचुएशन ए का अलग है, सिचुएशन बी का अलग है। अच्छा, कैन आई से फिक्स्ड कॉस्ट के अलग अलग होने की वजह से ईबीआईटी अलग अलग आएगा? चलो कंट्रीब्यूशन तो एक ही आती, ईबीआईटी अलग अलग आ गए। कैन आई से ऑपरेटिंग लीवरेज 2 हो गई यहाँ पर, क्योंकि ईबीआईटी अलग अलग हो गए तो ऑपरेटिंग लीवरेज कितनी आएंगी? 2। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इज एज फॉलोज। दो अलग अलग फाइनेंशियल प्लान है एक्स वाई एंड एक्सएम, जिसमें इक्विटी और डेट अलग अलग है। डेट को देखकर दिखाई दे रहा है, इंटरेस्ट भी दो दो है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज ऑफ बोथ दी प्लान्स, मतलब जितनी पॉसिबल आपके पास सिचुएशन है। चलो ये तो आपने मुझे कंफर्म करवा दिया, ऑपरेटिंग लीवरेज 2 आएंगी, क्या फाइनेंशियल लीवरेज भी 2 आएंगी? इंटरेस्ट भी है। अब ऑपरेटिंग लीवरेज 2 क्यों आनी है? क्योंकि ईबीआईटी 2 है। लाइक मैं उसको बोल देती हूँ ईबीआईटी ए एंड ईबीआईटी बी। अब इंटरेस्ट भी तो 2 2 है, तो इसी में से पहले इंटरेस्ट पहले वाला, फिर इंटरेस्ट दूसरे वाला, तो ईबीटी ये अलग ये अलग, इधर भी 2 2 अलग अलग इंटरेस्ट, तो इधर भी 2 अलग ईबीटी, मतलब 4 ईबीटी निकलेंगे। 4 ईबीटी मतलब फाइनेंशियल लीवरेज कितनी निकलेंगी? 4। नहीं समझ आया क्या हुआ माने? हिमन नहीं नहीं क्लियर हुआ, बता देते हैं, कर ही लेते हैं। होमवर्क में भेजने लगी थी बट चलो कर ही ली। हाँ जी, पर्टिकुलर्स, इसको नाम देना सिचुएशन ए, इसको नाम देना सिचुएशन बी। हाँ जी जी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके आएगी हमारे पास कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमारे पास आएगी ईबीआईटी। कृपया ईबीआईटी कैलकुलेट करके रुक जाएं, आगे एक्सटेंड मत करें। ये मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आपके पास आ रही है 60,000 एंड 60,000। अब फिक्स्ड कॉस्ट सिचुएशन ए का कितना है? 30,000, तो ईबीआईटी कितना आ रहा है? 40,000। फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर कितना है? 25,000, तो ईबीआईटी कितना आ रहा है? 35,000। अब आपने लगाया ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला,
ये आंसर आ रहा है इधर 1.5, इधर 1.7143 या 1.71, चेक कर लीजिए। ठीक है जी। ए के सिनेरियो में ए के सिनेरियो में डेट ऑफ बर्थ आएगा, फिर बी के सिनेरियो में डेट ऑफ बर्थ। चलिए आगे कंटिन्यू करते हुए, अब देखिए हमने इनकम स्टेटमेंट को अगर आगे एक्सटेंड करना है तो नाउ कॉलम्स विल बी लाइक दिस, कि चलो सिचुएशन ए का ईबीआईटी उठाया, बट उसमें भी क्या क्या फाइनेंशियल प्लान्स के नाम थे, एक्स वाई एंड एक्स एम। ऐसी सिचुएशन बी का ईबीआईटी लेंगे, बट इंटरेस्ट एक्स वाई का अलग है, एक्स एम का अलग है। चलिए जी, स्टार्टिंग विद ईबीआईटी ओनली। 40,000, 40,000, सिचुएशन बी का 30। हाँ जी, आंसर बता देते हैं, बस एक सेकंड लीजिएगा। इंटरेस्ट एक्स वाई में इंटरेस्ट 40,000 पर 12% यानी कि 4,800, और 10,000 पर 12% यानी कि 1,200। ये लीजिए, आपके पास अलग अलग ईबीटी आ गए। ये ईबीटी आपको मुझे ही बताने होंगे। 35,200, 30,200 एंड 31, 33,800 है। ये चेक करो, ठीक है। और अब देखिए, प्रेफरेंस डिविडेंड की बात ही नहीं है, ना ही आगे इनकम स्टेटमेंट एक्सटेंड हो सकती है, चाहिए भी नहीं फाइनेंशियल लीवरेज निकालने के लिए ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। मैं इंसिस्ट करूंगी आप फॉर्मूला हमेशा पूरा पूरा लिखने की आदत डालें। आपने यहाँ पे खैर ईबीआईटी अपॉन ईबीटी लग रहा है, बट लिखने में पूरा पूरा लिखें। एंड दीज फिगर्स आर गोइंग टू बी 1.136, 1.03, 1.159 चेक कीजिएगा, और 1.036 या 035 वटेवर। अगेन आप 2 डेसिमल प्लेसेस पर भी पैक कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज लीवरेज आगे यूज नहीं होती 2 तक कर सकते हो। हाँ जी, डन। जैसे अगर वो डिसीजन बना और पीरियड वाला, अगर डिसीजन फाइनेंशियल लीवरेज के बेसिस पे डिसीजन, आप किस बेसिस पे कह रहे हैं? ईबीटी के बेसिस पे देख रहा हूं, अगर टैक्स दिया होता फिर ईपीएस नहीं, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, इफ ईबीटी इज हाईएस्ट इन वन प्लान, दैट मींस ईपीएस इज गोइंग टू बी हाई। ये डिपेंड करता है इक्विटी शेयर्स पे भी। उसका रेसिपी का और ऊपर वो भी ठीक है, तो कॉम्बिनेशन। हाँ जी, डन। सभी को क्लियर है अब 4 फाइनेंशियल लीवरेज कैसे निकलनी थी? ओके, आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 7, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ जेसीपीएल लिमिटेड इज एज फॉलोज। इक्विटी शेयर कैपिटल बता दिया, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बता दिया, 10% डिबेंचर्स बता दिया, एडिशनल इंफॉर्मेशन में पैट बता रहे हैं, और टैक्स रेट बता दिया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन बीइंग 1.5 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी साइन पर फिर से आएंगे। इक्विटी शेयर डिविडेंड पेड है 15% एंड मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर 20। रिक्वायरमेंट में है कैलकुलेट ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज। मुझे बताओ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज के लिए पहले क्या काम करना है? मतलब इनकम स्टेटमेंट पूरी बनानी है, इनकम स्टेटमेंट पूरी बनानी है, और आगे की रिक्वायरमेंट्स के लिए भी दिखाई दे रहा है इनकम स्टेटमेंट आपको काइंड ऑफ बनानी पड़ेगी टिल ईपीएस। कहां से शुरू कर सकते हैं वो देख लेते हैं। सेल से शुरू करनी है, देखते हैं जी। ब्लैंक फॉर्मेट तैयार करेंगे। अब आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें आपको इनकम स्टेटमेंट खुद ही कंप्लीट करनी है यूजिंग सम रेशियोज और एनीथिंग। एक ब्लैंक फॉर्मेट तैयार कीजिए।
सेल्स मालूम नहीं कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया तो ईबीआईटी, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, ये आ गया हमारे पास ईबीटी, ईबीटी में से टैक्स माइनस करेंगे तो आ जाएगा ईएटी। क्वेश्चन ने इंडिकेट किया हुआ है कि प्रेफरेंस डिविडेंड बी है, तो ये हमारे पास आ रहा है अर्निंग्स फॉर इक्विटी, और अर्निंग्स फॉर इक्विटी को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो हमारे पास आ जाता है ईपीएस। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन को सीक्वेंस से देखो, जो इन्होंने बॉक्स में बताया, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 10 ईच, फेस वैल्यू 8 लाख, कहना इसे यहीं से पता चल जाता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 80,000, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 80,000, क्लियर। फिर 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6,25,000, प्रेफरेंस डिविडेंड की अमाउंट पता चल जाती है जी, कितनी आ रही है ये, 50,000, ये पता चल गया। फिर 10% डिबेंचर्स ऑफ 4 लाख, इंटरेस्ट पता चल गया। $40,000, ठीक। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1,82,000 और टैक्स रेट 30% है, कहना इसे ईबीटी पता चल रहा है, डिवाइडेड बाय 70% कर लो, कितना बता रहे हैं, 2,60,000, दैट मींस टैक्स रेट है, टैक्स अमाउंट है 78,000। ठीक है जी, हाँ जी। अब ईबीआईटी भी आ जाएगा हमारे पास 3 लाख, 260 प्लस 40 करके। अच्छा, अब ईबीआईटी के ऊपर अभी रुक जाते हैं, ईबीआईटी के नीचे कुछ सॉल्व हो रहा है क्या, अर्निंग्स फॉर इक्विटी 1,32,000 एंड व्हाट इज ईपीएस देन 1.69, 1.65 एग्जैक्ट है, ठीक। चलिए, अब ये जो अपर पोर्शन ऑफ इनकम स्टेटमेंट है, इसको कंप्लीट करना है, कितना वो लॉस में मालूम नहीं। इन्होंने बोला ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 90,000 बीइंग 1.5 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी। पहले तो ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी होता है उसका मीनिंग जो भी होता है, वैल्यू तो निकाल लो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दीज आर 1.5 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी। ईबीआईटी हमने कितना दिन कैलकुलेट किया, 3 लाख, तो ये कितना आ रहा है 4,50,000। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं वो सुनिएगा, जो भी हमारे पास ऊपर वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट कौन सा, ऑपरेटिंग वाला, बेसिकली ईबीआईटी की कैलकुलेशन में जो खर्चे माइनस होते हैं। कैन यू प्लीज टेल मी ईबीआईटी का दूसरा नाम क्या है, ऑपरेटिंग इनकम। तो ऑपरेटिंग इनकम कैलकुलेट करने के लिए जो खर्चे माइनस होते हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, तो मतलब वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। नाउ यू विल अज्यूम दैट डेप्रिसिएशन इज द ओनली फिक्स्ड कॉस्ट, assuming that depreciation is only fixed cost. हाँ जी, इसकी वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, कहने का मतलब इनकम स्टेटमेंट में ये वाला खर्चा और ये वाला खर्चा मिलाकर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बने होंगे। ठीक है जी, एंड अज्यूमिंग दैट डेप्रिसिएशन इज द ओनली फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट बेसिकली, तो वेरिएबल कितना आ गया 360। चलो ठीक है जी, आगे कंप्लीट कीजिए अपना काम। इनकम स्टेटमेंट में ये 360 है, डेप्रिसिएशन 90,000, तो कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही है 390 और सेल्स कितनी आ रही है 750। ठीक हो गया जी, इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट। किसी को कोई डाउट है इनकम स्टेटमेंट में? चलो आगे लीवरेज का आंसर दे दो जो पूछिए। ऑपरेटिंग लीवरेज, ठीक है।
ये मुझे बताई जा रही है 1.3 और फाइनेंशियल लीवरेज हाँ जी, ईबीआईटी कितना था? 3 लाख। ईबीटी कितना है? ये 1.5909 ऐसा कुछ। अच्छा, मेरे को ईबीटी की फिगर बताना प्लीज। रेफरेंस डिविडेंड 50,000 है और टैक्स रेट, ठीक है। कंप्लीट कीजिए। ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर है 1.3 और फाइनेंशियल लीवरेज का आंसर है 1.5909 या 1.59 भी लिख सकते हैं। मैम ऊपर स्क्रॉल कर दो। हाँ जी, कहाँ पर? इनकम स्टेटमेंट। यस मैम। वन पॉइंट फाइव नाइन। हाँ जी, डन। बच्चे हो गया ये इनकम स्टेटमेंट? जस्ट अ सेकंड। अच्छा, डन मैम। ओके। ऑपरेटिंग लीवरेज के आंसर 1.3 और 1.5909 आ गया सभी के पास। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, कवर फॉर प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर ऑफ डिविडेंड। पहले प्रेफरेंस की बात करते हैं। मुझे बताओ, प्रेफरेंस डिविडेंड कौन सी फिगर से उठाकर दिया जाता है इनकम स्टेटमेंट में? कहां से निकालना है प्रेफरेंस डिविडेंड? ईएटी। हाँ जी, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ईएटी। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितने टाइम्स कवर करती है प्रेफरेंस डिविडेंड की उस अमाउंट को, उसको हम बोलते हैं कवर फॉर डिविडेंड। अब प्रेफरेंस डिविडेंड कितना देना है? 50,000 और ईएटी कितना है आपके पास? 182। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितनी टाइम्स कवर्ड है? कवर फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड इज 3.64 टाइम्स। ये ना बच्चे एक रेशो है, रेशो एनालिसिस नाम का चैप्टर है आपका, वहां पर ये आपको प्रॉपरली बुक में फॉर्मूला मिल जाएगा। स्टिल अभी इस क्वेश्चन के बगल में आपने लिखना है फॉर्मूला कि व्हाट इज कवर फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड, ऐसे वो लिख सकते हैं बाद में। ऐसी क्वेश्चन ने इक्विटी डिविडेंड का भी पूछा है, कवर फॉर इक्विटी डिविडेंड। आप ही फॉर्मूला बना सकते हैं। डिनोमिनेटर में तो क्या आएगा? इक्विटी डिविडेंड कितना देना है, और इक्विटी डिविडेंड उठा के कहां से दिया जाता है? अर्निंग्स फॉर इक्विटी से। अर्निंग्स फॉर इक्विटी से अगर मैं ऑल शेयर्स की बात करूं, अर्निंग्स फॉर इक्विटी 1.32 है, और इक्विटी डिविडेंड हमने कितना पे किया हुआ है? इन्होंने नीचे बोला है 15%, 8 लाख का 15%, 1,20,000। तो ये आप मुझे बता रहे हैं 1.1 टाइम्स इक्विटी शेयर की कवरेज 1.1 टाइम्स ही थी। हाँ जी, डन। चलिए नेक्स्ट रिक्वायरमेंट प्लीज। थर्ड रिक्वायरमेंट, अर्निंग यील्ड एंड प्राइस अर्निंग रेशियो। बच्चे अगेन ये रेशियोज हैं, अभी हम रेशियो एनालिसिस का चैप्टर करेंगे बाद में, तो फिलहाल बस रेशियो का एक बारी ब्रीफली मतलब समझ लीजिए। ये यील्ड वर्ड हमेशा इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। इन्वेस्टर कहता है मैंने पैसा लगाना है मार्केट प्राइस पर शेयर, वो पैसा लगा के मेरे को कमाई कितने की होती। यील्ड वर्ड हमेशा इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, उसका उसने मार्केट में कितना पैसा लगाया और वो पैसा लगाकर उसको एक शेयर पर कितना रिटर्न मिल रहा है, अर्निंग यील्ड। तो हाँ जी, मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर आपको क्वेश्चन में गिवन है 20, ईपीएस आपने कैलकुलेट कितना करवाया मुझे? 1.65। तो ये रिटर्न टू
एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, ये वाली रेशियो दोबारा एक्सप्लेन करना। इक्विटी ये वाली रेशो दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए इन क्वेश्चन में बताया हुआ है कि मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर इज 20, मतलब कोई एक इक्विटी शेयर होल्डर 8 शेयर खरीदे तो 20 में खरीदेगा, और वैसे कंपनी एक शेयर पर रिटर्न कितनी ऑफर कर रही है, 1.65। तो हम अपना सिंपली बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। ओके मैम। अगर मैं अब कहीं पर पैसा लगा रही हूँ तो वहां पर वो पैसा लगा के मुझे कितनी रिटर्न मिल रही है। क्लियर मैम। ठीक है जी। अच्छा, इसी रिक्वायरमेंट में नेक्स्ट है प्राइस अर्निंग रेशो, जिसको हम प्यार से बोलते हैं पीई रेशो। अगर आप में से कोई थोड़ा स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं तो शायद पीई रेशो वर्ड आपने वहां पर देखा होगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में है, वेदर इट इज एप्टली प्राइस्ड और नॉट, राइट। अब इसका फॉर्मूला बोला जाता है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ अर्निंग यील्ड रेशो, जो अभी अभी आपने निकाली। अर्निंग यील्ड में था ईपीएस अपॉन एमपीएस, यहाँ पर एमपीएस अपॉन ईपीएस। और फॉर्मूला में एक बार जरा समझना, प्राइस अर्निंग है ना, प्राइस बाय अर्निंग। फॉर्मूला भी याद करना आसान है, प्राइस बाय अर्निंग कितना, 20 बाय, 12.12 ये टाइम्स में निकलती है, ये परसेंटेज का साइन नहीं लगाना, 12.12 टाइम्स। ठीक है जी। नाउ लास्ट, नेट फंड फ्लो। बच्चे ऐसा है, फंड फ्लो नाम का टॉपिक ना पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हुआ करता था, आज से 5 साल पहले। वो रिमूव हो चुका है। आज की डेट में सिर्फ बीकॉम में आप उसे पढ़ेंगे, जब भी आप बीकॉम में फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह पढ़ते हैं। बट राइट नाउ फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन, फंड फ्लो इज गोइंग टू मीन व्हाट इज द कैश फ्लो। कंपनी को कैश कितना बच जाता है कैश बेसिस, हम यहाँ पे प्रॉफिट की बात नहीं करें, कंपनी को प्रॉफिट कितना बच रहा है, उनको कैश कितना बच रहा है। ठीक है जी। अब कितना, 12,000। एक बार सोचिए, पूरी इनकम स्टेटमेंट में, जहां पर इनकम स्टेटमेंट में आप पहुंचे हो अर्निंग्स पर इक्विटी तक, क्या सारा कुछ कैश बेसिस पर हुआ है? यहाँ तक 1,32,000 का डेप्रिसिएशन वाज अ नॉन कैश आइटम, उसको ऐड बैक करेंगे। बट इस 1,32 के बियॉन्ड कोई कैश ट्रांजैक्शन हुई है? इसी 1,32 में से उठाकर 1,20,000 का डिविडेंड भी तो दिया इक्विटी वालों को, तो वो माइनस करेंगे 1,02,000। चलो लिख के बता देते हैं। हमारे पास अर्निंग्स फॉर इक्विटी है 1,32,000। इस अर्निंग्स फॉर इक्विटी की कैलकुलेशन में एक नॉन कैश आइटम थी, नेमली डेप्रिसिएशन। अमाउंट कितनी है, 90,000। बट इस 1,32 के बियॉन्ड हमने इक्विटी डिविडेंड भी तो पे किया है 1,20 का। तो हमारे पास नेट फंड फ्लो कितना बच गया, 1,02,000। लीजिए जी, क्वेश्चन हो गया है खत्म। चलिए जी, इसके बाद सीधा पाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। सीधा आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। हाँ जी, अब देखिए क्वेश्चन आपको लीवरेजेस बता रहा है, क्या मांग रहे हैं आपसे, इनकम स्टेटमेंट बनाओ, और लीवरेजेस इसने बता दी। कुछ मिसिंग फिगर वाला केस है, हाउ टू हैंडल दिस, पहले ना फॉर्मेट तैयार करो। और क्वेश्चन की तरफ से यहाँ पर इंडिकेशन नहीं मिल रही ना प्रेफरेंस डिविडेंड की, तो इनकम स्टेटमेंट में भी हम बोलेंगे कि प्रेफरेंस डिविडेंड को छोड़ के, जैसे नॉर्मली हमारा काम होता है अज्यूमिंग दैट नो प्रेफरेंस डिविडेंड, एक ब्लैंक फॉर्मेट तैयार करो। देखते हैं इनकम स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स, रुपीज,
सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके आएगी कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करके EBIT, माइनस करेंगे इंटरेस्ट, तो हमारे पास आ रहा है EBT। तो वी हैव अ टैक्स रेट अवेलेबल, हाँ टैक्स है, तो EAT आ जाएगा। एंड आई बिलीव इनकम स्टेटमेंट EAT पर ही आकर खत्म हो जाएगी। आई एम नॉट सीइंग एनी प्रेफरेंस डिविडेंड और समथिंग हियर, ना ही कोई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है जिससे हम EPS निकाल सकते हैं, तो यहीं पर ही है, राइट। अब क्या क्या ऑलरेडी क्वेश्चन बता रहे हैं, देखो न्यूमेरिकल फिगर में एक तो इंटरेस्ट बता रहा है कितना 2000, ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स, ठीक है। इनकम टैक्स रेट 30%, ठीक है। नाउ हाउ टू गो अबाउट इट, अब कैसे करने का, ठीक है, कैसे आया। बेसिकली इंटरेस्ट की फिगर ये इकलौती फिगर अवेलेबल है, एंड इंटरेस्ट पर्टेन्स टू कौन सी लीवरेज, ऑपरेटिंग या फाइनेंशियल, फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल लीवरेज का इस्तेमाल करेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 में। Can I say in this particular question formula is going to be simplified as EBIT upon EBT, right? And हमारे पास फाइनेंशियल लीवरेज कितने गिवन है 2, EBIT नहीं मालूम। अच्छा, can I say EBT is nothing but EBIT minus interest, बोल सकते हैं, और यहां से आपके पास EBIT की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट कर लीजिए। EBT is nothing but EBIT minus interest, तो EBIT कितना आ रहा है, ठीक है जी। चलो अब EBIT फ्रॉम वर्किंग नोट नंबर 1 आपके पास आ रहा है 4000, एंड इसकी हेल्प से EBT पता चल रहा है 2000, टैक्स 600, EAT तक पहुंच गए 1400। नाउ अपर पोर्शन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ऑपरेटिंग लीवरेज, ठीक है। हाँ जी, ये 3 टाइम्स है, और अरे क्या EBIT कंट्रीब्यूशन 12000 आ गई, चलो कंट्रीब्यूशन 12000 आ गई, वर्किंग नोट नंबर 2। फिक्स कॉस्ट की फिगर कितनी आ रही है 8000। अब सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट वाला काम कैसे सॉल्व करना है, if variable cost is 25% on sales, can I say contribution is, variable cost is 75% on sales, that means contribution is 25% on sales। हाँ, ये वर्किंग नोट नंबर 3 में करके बताना है। वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 75% ऑफ सेल्स, दिस इंप्लाइज कंट्रीब्यूशन इज, अच्छा इस 25% को हम प्यार से क्या नाम दे सकते हैं, PV रेशो। कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है, PV रेशो 9, इससे हमारे पास सेल्स आ जाएगी। कंट्रीब्यूशन तो 12000 है, डिवाइडेड बाय 25%, ये आ रहा है हमारे पास 48000। लो जी, इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। हाँ जी, राइट। चलो क्या ये क्लियर हो गया कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनानी है। बेस्ड ऑन दैट मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 12 आपसे हो जाना चाहिए। बस क्वेश्चन नंबर 12 में मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो
मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो, इसकी क्या इम्प्लीकेशन है? इसका एक यूसेज इन ऑल दिस की इनकम स्टेटमेंट बनानी है। Leverage is half of रेसिप्रोकल इज ऑपरेटिंग लीवरेज, ये रेशो ही है। इसका रेसिप्रोकल इज ऑपरेटिंग लीवरेज, ये आइडेंटिटी आपको लिखवाई हुई है मैंने। तो ऑपरेटिंग लीवरेज इसकी कितनी आ रही है 5, इसकी कितनी आ रही है 4, ठीक है। और एक बार ही आपके पास ये ऑपरेटिंग लीवरेज आ गई, फिर तो क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसे ही है, वही फाइनेंशियल लीवरेज, पीवी रेशो दे दी, इंटरेस्ट के फिगर्स दे दी, टैक्स रेट दे दी, इनकम स्टेटमेंट बनानी है, होमवर्क में हो जाएगा। और एक ही इनकम स्टेटमेंट में 2 कॉलम बना लीजिएगा, कंपनी ए और कंपनी बी। क्वेश्चन नंबर 12 चला गया आपके बुक में, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 देखना जरा, अगेन इनकम स्टेटमेंट बनानी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखना जरा, ये तो बिल्कुल सेम है 7 जैसा, ये तो मैं कतई नहीं करवाऊं, नहीं करना है। रेशो में अगली क्लास में पूछने वाली हूँ, ये वाली अर्निंग यील्ड रेशो, पीई रेशो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 अभी सर नहीं है आपका, क्या टाइम है? सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए, मानिक बैठ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपने होमवर्क में करके आना है, एंड दिस होमवर्क इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली एसेंशियल, क्योंकि इसी के बेस में मुझे अगला कॉन्सेप्ट आपको बताना होता है क्वेश्चन नंबर 10 के बेसिस पे। बट क्वेश्चन नंबर 10 इज आस्किंग परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर। देखिए 2 आउटपुट है यहाँ पर, एक आउटपुट है 60,000 और एक आउटपुट है 50,000। आउटपुट अगर डिक्लाइन होता है तो ईपीएस डिक्लाइन होगी ना, कितने परसेंट से डिक्लाइन होगी, दैट इज व्हाट इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज। इनकम स्टेटमेंट आपको बनानी पड़ेगी पूरी, ठीक है जी। उसके हिसाब से बेसिक इनकम स्टेटमेंट बना लो, रिक्वायरमेंट्स मैं हैंडल करवा दूंगी, बट ये काम होना चाहिए। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।